दोस्तों, मुगल वंश की कहानी शुरू होती है मध्य एशिया से। ये लोग तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। तैमूर एक बहुत बड़ा तुर्क मंगोल विजेता था और चंगेज खान ने तो विशाल मंगोल साम्राज्य ही स्थापित कर दिया था। मुगलों को इन शक्तिशाली शासकों से विरासत में मिली सैन्य परंपरा और महत्वाकांक्षा 15वीं शताब्दी के आते आते मुगल मध्य एशिया में एक बड़ी ताकत बन गए थे। उनका राज था फरगाना घाटी पर, जो आज के उज्बेकिस्तान में है, और यहीं पैदा हुए थे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो आगे चलकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखेंगे। बाबर बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्हें अपनी विरासत पर गर्व था और वो भी तैमूर की तरह भारत को जीतने का सपना देखते थे। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर, और यहीं से शुरू हुआ उनका भारत विजय का सफर। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में उथल पुथल मची हुई थी। दिल्ली सल्तनत का सूरज डूब रहा था और नए राज्य उभर रहे थे। बाबर ने इस अराजकता को एक सुनहरे मौके की तरह देखा। अपनी बेहतरीन सैन्य रणनीति और शक्तिशाली तोपखाने के दम पर उन्होंने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और इस जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और कला प्रेमी भी थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्क भाषा में लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन, युद्धों और भारत के बारे में अपने विचारों को पिरोया है। लेकिन अफसोस, उनका शासनकाल बहुत छोटा रहा। 1530 में उनका देहांत हो गया और उनके बेटे हुमायूं को गद्दी मिली। हुमायूं के सामने चुनौती थी अपने पिता के साम्राज्य को और मजबूत और विशाल बनाने की। हुमायूं अपने पिता की तरह योग्य शासक नहीं थे। उन्हें अंदरूनी विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इन सब में सबसे बड़ी चुनौती थी शेरशाह सूरी की, जो एक महत्वाकांक्षी अफगान नेता थे। 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। शेरशाह सूरी ने सूरी साम्राज्य की स्थापना की और खुद को भारत का शासक घोषित कर दिया। शेरशाह सूरी एक बहुत ही कुशल प्रशासक थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे कि नई राजस्व प्रणाली, डाक व्यवस्था और सड़कों और पुलों का निर्माण। आगे चलकर इन सुधारों ने मुगल प्रशासन को भी बहुत प्रभावित किया। 1555 में हुमायूं ने फारस की मदद से भारत पर दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन अगले ही साल उनकी मृत्यु हो गई। उनके 13 वर्षीय बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अब नए शासक बने। अकबर को मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासकों में गिना जाता है। उनके शासनकाल में सैन्य विस्तार, प्रशासनिक सुधार और धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिली। अपने शासनकाल के पहले 20 साल अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने और विद्रोहों को कुचलने में बिताए। इस काम में उनके संरक्षक बैरम खान ने उनका साथ दिया। अकबर ने एक मजबूत केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की। उन्होंने साम्राज्य को सूबाओं में बांट दिया और मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली में अधिकारियों को उनकी रैंक और सैन्य जिम्मेदारियों के हिसाब से जमीन दी जाती थी। अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने गैर मुस्लिम लोगों पर लगने वाला जिया कर खत्म कर दिया और अपने दरबार में अलग अलग धर्मों के विद्वानों और सलाहकारों को जगह दी। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर गद्दी पर बैठे। जहांगीर के समय में कला, वास्तुकला और साहित्य का बहुत विकास हुआ। उन्हें चित्रकारी से खास लगाव था और उनके दरबार में कई प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर के बाद उनके बेटे शाहजहां ने राजगद्दी संभाली। शाहजहां ने मुगल वास्तुकला को उसकी चरम सीमा पर पहुंचाया। अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया, जो मुगल कला और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। शाहजहां के बाद उनके बेटों दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच गद्दी के लिए जंग छिड़ गई, जिसमें औरंगजेब विजयी हुए। उन्होंने अपने भाइयों को मार डाला और खुद को मुगल सम्राट घोषित कर दिया। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत के दक्कन तक किया। अपने लंबे शासनकाल में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी भौगोलिक सीमा तक पहुंचाया। अपनी धार्मिक नीतियों के मामले में औरंगजेब अपने पूर्वजों की तरह सहिष्णु नहीं थे। उन्होंने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया और कुछ हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। उनकी इन नीतियों की वजह से राजपूत और मराठा जैसे कुछ समुदाय उनसे दूर होते गए। औरंगजेब के शासनकाल के आखिरी दिनों में कई विद्रोह हुए।
मराठा नेता शिवाजी महाराज ने मुगल शासन के खिलाफ बगावत कर दी और पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। इसके कई कारण थे: कमजोर उत्तराधिकारी, आंतरिक विद्रोह, बढ़ता भ्रष्टाचार और यूरोपीय ताकतों का आगमन। 18वीं शताब्दी के अंत तक मुगल सम्राट नाम के ही राजा रह गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें जमा रही थी। 1857 के विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, के बाद अंग्रेजों ने आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को हटा दिया और भारत पर सीधा शासन स्थापित कर लिया। हालांकि मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन इसने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। मुगलों ने कला, वास्तुकला, साहित्य, भाषा और खानपान में एक समृद्ध और अनोखी संस्कृति को जन्म दिया, जिसने भारतीय समाज को बहुत प्रभावित किया। मुगल वास्तुकला अपनी भव्यता और जटिल डिजाइनों के लिए मशहूर है। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। मुगल उद्यान अपनी चार दीवारी, फव्वारों और ज्यामितीय बनावट के साथ फारसी और इस्लामी प्रभावों को दर्शाते हैं। मुगल साम्राज्य अपनी शानदार उपलब्धियों और कमजोरियों के साथ भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने शासन, कला, संस्कृति और समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने आज के भारत को आकार दिया है। मध्य एशियाई जड़ों से लेकर भारत में उनके उत्थान और पतन तक की कहानी एक दिलचस्प दास्तान है, जो आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचती है।